सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 20 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबर आई है वो है वर्तमान में चल रहे इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में। इसमें कई राष्ट्रों के अध्यक्ष सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इजराइल कोई फ़िलिस्तीन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से गुरुवार को फ़ोन पर बात कर गाज़ा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि कैसे इंडिया खुले तौर पे इज़राइल का सपोर्ट कर रही है और वहीं पे दूसरी तरफ फ़ोन करके पैलेस्टाइन का हाल ले रही है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर करवाया था कि इंडिया इज़राइल का सपोर्ट कर रही है और हमास के ख़िलाफ़। इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कहीं पे भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही है। इंडिया ये कहता है कि फ़लस्तीन का अलग मुद्दा है इज़राइल के साथ और हमास का अलग मुद्दा है, इसलिए इंडिया डिप्लोमेटिकली दोनों को ही सपोर्ट कर रही है। ठीक है। मोदी ने अब्बास के साथ क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर भारत की गंभीर चिंता साझा की। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। आगे आते हैं, सीधे एडिटोरियल पाएंगे, हम कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया है एडॉप्शन को लेके। गोद में रोड़े, ये हम जानते हैं एडॉप्शन होता है, बच्चों को एडॉप्ट करा जाता है। तो हाल ही में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो एडॉप्शन को लेके गाइडलाइंस भी जारी करी थी। CARA गाइडलाइंस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बहुत जजमेंट्स में एडॉप्शन का जिक्र भी करा है। दत्तक अधिनियम यानी बच्चों को गोद लेने का कानून इस उद्देश्य से बनाया गया था कि निसंतान दंपतियों को संतान सुख और उत्तराधिकार पाने का हक था। अनाथ हो गए बच्चों को इसके ज़रिए माता पिता का प्यार दिलाया जा सके, मगर इस कानून का लाभ उठा पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें गोद लेने संबंधी नियम और शर्तें कुछ जटिल हैं। इन जटिलताओं के कारण विदेशी नागरिकों को भारत में बच्चे गोद लेते समय अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर जो दंपति सारे नियम और शर्तों का पूरा करते हैं उन्हें भी अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं हो पाता तो उस पर ऐतराज़ स्वाभाविक है। ऐसी ही शिकायतों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली सेंट्रल एडॉप्शन रूल्स को लेकर ही कर रहे हैं, की तरफ से कोई ना कोई बाधा उपस्थित की जा रही है। लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र के बजाय समर्थन पत्र दिए जा रहे हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि विदेशी नागरिक को बच्चा गोद लेने संबंधी प्रक्रिया को जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए। जिन देशों से गोद लेना संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उन देशों के नागरिकों को उस प्रक्रिया में अधिक नहीं उलझाया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अडॉप्शन वाला आसान नहीं होता लेना, ठीक है ना। एडॉप्शन में इतना पेपर वर्क होता है, फिर एडॉप्शन में बहुत जो है अथॉरिटीज़ बहुत पूरा आपका आगे पीछे जन्म पत्री पूरी कुंडली छान लेंगी, तभी आपको अडॉप्शन के लिए अलाउ करेंगी। पूरा एग्जामिनेशन होगा आपका किसी तरीके से, पूरा बिहेवियर का, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप क्या करते हो, क्या क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, क्यों बच्चा नहीं है आपको, तब जाके एडॉप्शन होता है। और मेजॉरिटी केसेस में क्या हो रहा है कि 80% केसेस में या 60% केसेस में एडॉप्शन की फ़ाइल या तो रिजेक्ट हो जाती है या पेंडिंग हो जाती है। इसको लेके ही आर्टिकल दे रखा है। खासकर जो विदेशी नागरिक आते हैं हमारे भारत में, उनको तो सही में बहुत मुश्किल ही अडॉप्ट करना किसी बच्चे को। अदालत ने ये निर्देश शिकायत के पक्ष में उपलब्ध कराया गया प्रमाणों को आधार पर दिया है। इस संबंध में कारा के उच्च अधिकारी की तलब भी किया गया। अपील करने वालों की तरफ से कहा गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के
लिए उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्हें समर्थन पत्र ही दिया जा रहा है। दरअसल बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों में संबोधित प्राधिकार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह उन्हें लोगों को बच्चों को गोद लेने की अनुमति प्रदान करे जो वास्तव में उनकी उचित देखरेख कर सकें। मतलब है ना, ये प्रॉपर आपका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका ठीक है कि नहीं है, आपका क्या इतिहास रहा है ना। अब ऐसे पता लगा कि कोई बहुत ही टॉर्चर वाले व्यक्ति है जो बच्चों को मारता है, उस पर ऑलरेडी केस भी चल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अडॉप्ट ना कर ले, इसलिए जो होता है स्ट्रिक्ट होता है। या मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही सही नहीं है और वो ऐसे ही अडॉप्ट कर लेगा, बाद में कहीं बेचना दे किसी और को जाके बच्चे को, इसलिए नियम बहुत सख्त हैं। पूरा बैकग्राउंड सर्वे कर लेते हैं आपका। पिछले कुछ सालों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिनमें विदेश में रह रहे लोग भारत से बच्चों को गोद लेते हैं मगर उन्हें माता पिता का प्यार नहीं देते, बच्चों को जो अधिकार मिलने चाहिए और वह उन्हें नहीं दिला पाते। कई लोग तो ऐसे बच्चों का बंधुआ मजदूर की तरह घर में रखते हैं और घर के सारे काम कराते हैं। हर टाइप के लोग होते हैं समाज में, तो इसलिए हमारे सरकारी महकमों में नियम कायदों की आड़ में किसी भी काम को बेवजह अटकाए रखना और फिर रिश्वत लेकर वह काम कर देना कोई छिपी बात नहीं है। ऐसे में जब कोई काम विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति का हो तो सरकारी कर्मचारियों की लाट टपकने स्वाभाविक है। अब देखिए करप्शन भी इसमें बहुत हो रहा है। फ़ाइल रोकने के बहुत तरीके होते हैं। फ़ाइल रोक दी जाती है आपकी, उसके बाद क्या होता है कि औने पौने पैसे मांगे जाते हैं। आपको जल्दी होती है एडॉप्शन कराने के लिए, क्योंकि आपको लौटना भी होता है, रिटर्न टिकट फाइल होता है जैसे आप लोग का, मतलब जो भी व्यक्ति आता है भारत विदेश से। तो बेसिकली जब ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन का बड़ा इसमें खेल है। इतने कॉम्प्लिकेशंस फाइल में होते हैं कि बंदा कभी पूरी कर ही नहीं पाता फाइल अपनी। यही अगला आर्टिकल देखेंगे हम, भ्रष्ट आचरण। रसूखदार लोग कानून को कागज का पुर्जा और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हाथों की कठपुतली समझकर कैसे उनका दुरुपयोग करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है सपा नेता आजम खान द्वारा अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मामला। ये हम जानते हैं कि कैसे अब्दुल्ला आजम के जो डेट ऑफ बर्थ वाला है उस केस में अभी पूरे परिवार को, यानी हमारे आजम खान साहब को, उनकी वाइफ को और उनके बेटे को जेल हो गई है। ठीक है, तंजीन फातिमा जी को। दरअसल आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए सभी नियम कानून ताक पर रख दिए थे। अब्दुल्ला आजम को 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन वह इसके लिए जरूरी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष को की अहर्ता पूरी नहीं करते थे। रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी, मगर तत्कालीन समाजवादी पार्टी को सरकार में मंत्री आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लखनऊ में तत्काल दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ बताया गया। इस तरह बेटे विधायक तो बन गए, लेकिन उसके बाद वह कानून के जाल में फंसते चले गए। कितनी गलत चीज़ें, देखिए ना आप कैसे आप कानून के रक्षक होकर भक्षक बन रहे हैं। अगला लेख हमारे सामने जो कि महत्वपूर्ण है, महंगाई और मूल्य निर्धारण का चक्रव्यूह। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें महंगाई के बारे में। WPI CPI का जिक्र करा गया है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति में बढ़ते हुए तनाव को लेके भी बात करी है। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आधार पर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसे सरकार और अर्थशास्त्री बढ़ते भारत की तस्वीर के रूप में पेश करते हैं, मगर इस उपलब्धि में भारत के उस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसका संबंध महंगाई से होकर देश की जनता को जेब पर पड़ता है। महंगाई दर में देश तुर्की और ब्राज़ील के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर खड़ा है। देखिए जो असल में क्या है, जो बेसिकली महंगाई की जो रेट है, जो एक रेट होती है ना, ग्रोथ रेट होती है, हम उसमें 3rd रैंक पे हैं। ठीक है, और महंगाई की रेट होना मतलब महंगाई का बढ़ता हुआ ग्राफ होना, ये असल में किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, किसी भी देश के लिए इससे इसका बढ़ती महंगाई की दर का मतलब ही ये होता है कि सरकारें जो है विफल रही हैं, सरकार महंगाई को रोक नहीं पा रही है। और बढ़ती महंगाई दर का मतलब ये है कि जो आपकी पेइंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, आम जनता जो है वो कम होती जाती है, परेशान रहती है। ठीक है,
महंगाई देश तुर्की महंगाई नियंत्रण के लिए जिस देश में उत्पाद और सेवा कर का निर्धारण उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर होना था, वह व्यापार नीतियों उत्पादक को मनचाही कीमतें निर्धारित करने का अधिकार देती है। जिस देश में उपभोक्ता को राजा कहा जाता है, वहाँ उस मूल्य चुनने की आज़ादी देने के बजाय मुनाफाखोरी की गुलामी से जकड़ लिया गया। महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार गेहूं, चीनी, चावल, प्याज, दलहन के निर्यात को प्रतिबंधित करने के साथ व्यापारी के लिए भंडारण क्षमता निर्धारित कर देती है। अमूमन महंगाई बढ़ने पर देश की सरकारें यही एकमात्र उपाय अपनाती हैं। बढ़ती महंगाई पर त्वरित रोक के लिए खाद्य सामग्री पर नियंत्रण प्रभावी उपाय हो सकता है, पर यह आम जनता को स्थायी राहत देने के उपाय नहीं है। उपभोक्ता कानून के मुताबिक हर डिब्बेबंद वस्तु पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित किए जाना आवश्यक है, मगर सरकार की तरफ से अधिकतम विक्रय मूल्य तय करने का कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत न आने वाले सभी वस्तुओं में मूल्य निर्धारण का अधिकार निर्माता को ही है। कानून उत्पादक को यह अधिकार देता है कि वह विक्रय मूल्य का निर्धारण कर उसका अंकन डिब्बाबंद सामग्री पर करे। कुछ निर्माता उत्पादक मूल्य का 2 से 3 गुना अधिक मूल्य अंकित करते हैं, जिसमें खुदरा व्यापारी को अपने विक्रय नीति के अनुसार मुनाफा कम या ज़्यादा रखने का मौका मिलता है। ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियों भी अंकित मूल्य से 40-50% तक का मूल्य छूट विज्ञापन करती हैं, क्योंकि वही दवा स्थानीय व्यापारी या तो अंकित अधिकतम मूल्य पर बेचता है या अपनी विक्रय नीति के अनुसार छूट देता है। देखिए, हम जानते हैं ये वाली बात की क्या हो रहा है कि एमआरपी पे दिखा देंगे 100 रुपये, फिर आपको देखिए क्या दिखाएंगे 50% ऑफ, 80% ऑफ। ये तो कहिए कि ऑनलाइन आने से कहीं ना कहीं मार्केट में कस्टमर के फेवर में बात जा रही है। वही 100 रुपये की चीज़ आप दुकान पे जाओगे, दुकानदार क्या बोलेगा, 10% ऑफ दूंगा बस मैं आपको। बहुत ही खास व्यक्ति हो, 15% ऑफ कर दूंगा मैं आपके लिए। ऑनलाइन देखो 50% ऑफ चल रही है, 80% ऑफ चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली उसकी कीमत है ही नहीं इतनी। उसकी एक्चुअल कीमत 20 रुपये है, उसकी एक्चुअल कीमत 30 रुपये है, मगर वो हम क्या देखते हैं इसमें एमआरपी। अरे एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो कोई एक्चुअल प्राइस थोड़ी होती है। ठीक है, आगे आते हैं। आवश्यक दवाओं की राशि सूची में सीमित दवाएं शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा होता है। शेष दवा उत्पादन पर अधिकतम मूल्य अंकन कंपनी और उसकी संपूर्ण वितरण श्रृंखला के अधिकतम मुनाफे के लिए ही होता है। हम जानते हैं कैसे मेडिसिन्स में, दवाइयों में बड़ा सिस्टम ख़राब चल रहा है, बहुत ही कॉस्टली होती जा रही है, खासकर कस्टमर्स को परेशानी हो रही है। उपभोक्ता कानून उपभोक्ता के मोल मजबूर करते हैं। उपभोक्ता कानून उपभोक्ता के मोल भाव करने का अधिकार देने के साथ ये भी कहता है कि अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य किसी वस्तु का एकमात्र मूल्य नहीं हो सकता। देश में ग्राहक की मनोवैज्ञानिक स्थिति जांचने के लिए बाद भी मूल्यों के निर्धारण की नीति को उपयोग में लाई जाती है। मौसम देखकर खाद्य सामग्री के अधिकतम मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। ग्राहक के पास गुणवत्ता परखने का कोई उपाय नहीं है। वैधिक कीमत की ही गुणवत्ता का पैमाना मानकर अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहा है। ये भी सच बात है कि हम कॉस्ट देख लेते हैं, महंगा है तो अच्छा ही होगा। भारत में बढ़ते ऑनलाइन व्यवसाय ने कीमतों को आकर्षक छूट की को विज्ञापित कर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, लेकिन ग्राहक प्रायः ये भी ठगी का शिकार हो रहा है। यहाँ भी उसे छूट पाने के लिए उसकी आवश्यकता से अधिक खरीद करने का प्रलोभन दिया जाता है। हम जानते थे कस्टमर्स कंपनी प्रैक्टिस करती ही हैं। आगे आते हैं। माल ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट यूनियन अपने मुनाफे के आधार पर मनमानी दरें ही निर्धारित नहीं कर रही है, बल्कि अतिरिक्त अधिभार भी सम्मिलित कर रही है। अक्सर माल भाड़ा बिल्टी में स्टेशनरी शुल्क की वसूली भी हुआ करती है, जो कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा दी जाने वाली पावती का शुल्क है। पावती प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है, लेकिन इसके अधिकार के लिए प्राप्तकर्ता से अधिभार वसूला जा रहा है। प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव में इस मुनाफा कमाई को अंजाम दिया जाता है। अब वक्त है कि सरकार उपभोक्ता हितों और महंगाई नियंत्रण के लिए लागत मूल्य के आधार पर विक्रय मूल्य अंकन को प्रणाली आधारित करे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इसमें कि पहली बात तो हर कोई इस इन महंगाई में कमा रहा है और कस्टमर है वो परेशान हो रहा है।
अरे भैया, आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो चीज़ ऑब्वियसली बात है कि आपके पास आएगी ही। अब इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि आने के लिए भी कॉस्ट में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लाई जा रही है। अरे वो तो आपको लानी देनी ही पड़ेगी ना लाके। दूसरी बात, उस चीज़ की प्राइस में इतना इतना अंतर है। ऑनलाइन 100 की मिल रही है, 40% डिस्काउंट हो रहा है। वो चीज़ मिल रही है मार्केट में आपके 100 की, मगर 10% डिस्काउंट हो रहा है, मगर 20% डिस्काउंट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेशन की कमी है। हमको रेगुलेशन यहाँ पे प्राइसिंग में गुड्स की भी लाना पड़ेगा, तभी तो मार्केट जिस हिसाब से उछाल मार रही है, कस्टमर्स को उसका नुकसान हो रहा है। देयर नीड टू बी समथिंग टू रेगुलेट दिस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस आर्टिकल में बात करी है दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात करी है कि हमको मेडिसिन सेक्टर में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कस्टमर के वेलफेयर पे काम करें। आगे तमाम खबरें दे रखी हैं। एक खबर ये भी है कि केंद्र सरकार ने जो हाल ही में ना इंपोर्ट पे बैन लगाया था लैपटॉप कंप्यूटर के, वो हटा दिया है। नई लाइसेंस व्यवस्था विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, बड़े या मेनफ्रेम कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर लागू है। केंद्र सरकार ने लैपटॉप कंप्यूटर आयात के लिए बंदिशें ख़त्म की हैं। ठीक है, अब क्या बेसिकली और नए नियम बना दिए हैं कि लाइसेंस वगैरह ले आइए, कर लीजिए, वो कर लीजिए, अब काम इंपोर्ट शुरू हो जाएगा देश में। अब हम जानते हैं कि कैसे ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था कि फॉरेन नेशन से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ये जो इंडिया है आपका, हम इसमें अब फॉरेन नेशन के, हम चाइना की ये बात कर रहे हैं। देखिए, कंपनी कोई भी, HP हो, लेनोवो हो, रेडमी हो, ओप्पो हो, इनका सबसे ज़्यादा प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग होता चाइना में ही है। गवर्नमेंट ने क्या कहा था, भैया अगर आपको बेचना ही है और आपने इंडिया में मार्केट बना ही ली है तो आप मेक इन इंडिया करो। इसलिए गवर्नमेंट ने एकदम से इम्पोर्ट्स पे बैन कर दिया था कि नहीं, हम फॉरेन से लेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, चाइना इवन और जगह से भी। अब इसका बहुत ही विरोध हुआ और ये मैंने आपको डे 1 से बताया हुआ था, हमारी वीडियो भी पड़ी हुई है, जिसे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट डिसीजन गलत था। देखिए, एकदम से आप जो पूरी सप्लाई चेन है उसे आप डिसरप्ट नहीं कर सकते हो। या तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जा रहा होता। इंडिया अभी इतनी इन्फेंट स्टेज पे है मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, उसके ऊपर हमने एकदम से पूरी सब मार्केट की सप्लाई तोड़ दी। ठीक है, अब हम जो ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, जो कि इतने बड़े स्केल पे नहीं कर रहे थे, अगर उन पे ऑर्डर आ भी जाए थे सारे, जो कि आए भी थे, तो वो मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। चाइना ने इंफ्रा पे काम करा है, चाइना ने इंडस्ट्री पे काम करा है, इसलिए चाइना बड़े बड़े ऑर्डर्स पे खेलता है। इंडिया ने देख लिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद अमिताभ कांत बोल रहा हूँ मैं, अरविंद पंगड़िया साहब ने भी कई एडिटोरियल्स में लिखा हुआ था कि कैसे इंडिया ने जो इम्पोर्ट बैन करा है डिसीजन गलत है। पहले इंडिया को धीरे धीरे सेल्फ सस्टेनेबल बनाइए प्रोडक्शन में, उसके बाद आप ऐसे निर्णय लीजिए। फिलहाल अभी इसमें क्या करा है कि लाइसेंसिंग वगैरह करके, इवन जो लाइसेंस राज की बात होती है 1991 से पहले वाले, उसको भी जगाने का प्रयास करा गया है। हालांकि अब क्या होगा, लाइसेंस वगैरह लेके आप ये इम्पोर्ट करा सकते हो, मगर फिर भी प्रयास करें कि इंडिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, लाइसेंस राज सब गवर्नमेंट में लाल फीताशाही बदनाम रही है शुरुआत से, उसी को लेके फिर से बातें चल रही हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए खबरें, ऐसी आपकी डेली न्यूज़ हैं, आपकी डेली इवेंट्स के बारे में, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही, और अपने गोल पर, अपने टारगेट पे अच्छे से काम करते रहिए। कल आते हैं फिर एक नई करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। धन्यवाद।